हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर का आज का यह वीडियो थर्ड वीडियो है, तीसरा वीडियो है। इससे पहले के दो वीडियोस में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट तैयार किया जाता है और किस प्रकार से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार किया जाता है। आज के इस वीडियो में बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करेंगे कि बैलेंस शीट किस प्रकार से बनाई जाती है, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एसेट्स के संबंध में, लायबिलिटीज के संबंध में हमने ध्यान में रखने हैं। और जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो ऑर्डर ऑफ मेकिंग बैलेंस शीट के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और फिर एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि बैलेंस शीट किस प्रकार से तैयार की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के संबंध में बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए या कहिए कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं। सेम मैनर है, उसी तरह से हम बैलेंस शीट यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है, उनके बारे में हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इससे नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ विशेष टर्म्स का प्रयोग होता है, तो उन विशेष टर्म्स के बारे में, विशेष मदों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के संबंध में बैलेंस शीट में जहां कैपिटल लिखनी होती है वहां पर हम कैपिटल फंड लिखते हैं। ओपनिंग कैपिटल फंड का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर फाइंड आउट किया जाता है। इसमें हम एसेट्स का टोटल करके उसमें से लायबिलिटीज का टोटल घटा देते हैं तो हमारे पास कैपिटल फंड का अमाउंट आ जाता है और इस कैपिटल फंड में सरप्लस की राशि को जोड़ दिया जाता है और यदि डेफिसिट है तो डेफिसिट की राशि को घटा दिया जाता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि नॉर्मली ट्रायल बैलेंस वहां पर नहीं दिया होता है, तो ऐसी स्थिति में जो एसेट्स के संबंध में इंफॉर्मेशन दी होती हैं, लायबिलिटीज के संबंध में इंफॉर्मेशन दी होती हैं, उन सभी इंफॉर्मेशंस को ध्यान में रखते हुए हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं। एसेट्स के संबंध में आप लोग देखते हैं कई बार इंफॉर्मेशन दी होती है कि ड्यूरिंग द ईयर एसेट है वो परचेज कर ली गई है, तो ऐसी स्थिति में जो कंसर्न्ड एसेट है उसमें जो न्यू परचेज का अमाउंट है उसमें हम जोड़ देते हैं। और ठीक इसी प्रकार से यदि कोई एसेट सेल कर दी गई है तो जितनी भी उसकी बुक वैल्यू है उसको हम कंसर्न्ड एसेट के अमाउंट में से लेस कर देते हैं। और ठीक इसी प्रकार से डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो भी होता है, जो परसेंटेज क्वेश्चन में दी होती है या अमाउंट दिया होता है, उसको भी हम कंसर्न्ड एसेट से लेस कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हों, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हों या प्रीपेड एक्सपेंसेस का अमाउंट कोई है, अक्रूड इनकम्स का कोई अमाउंट है, तो इन सबको हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और जो रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हमारा होता है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है, चाहे वो कैश का बैलेंस है या बैंक बैलेंस है, उसको भी हम बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में लिखते हैं। और यदि क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ बैंक दिया हुआ है तो ऐसी स्थिति में इस बैलेंस को हम लायबिलिटीज साइड में लिखते हैं। तो ये कुछ बातें हमने मुख्य रूप से एसेट्स के संबंध में ध्यान में रखनी है। और ठीक इसी प्रकार से लायबिलिटीज के संबंध में भी हमने कुछ विशेष बातें हैं वो ध्यान में रखनी होती हैं। अब ड्यूरिंग द ईयर कोई भी हमने लायबिलिटी का अमाउंट है वो पे कर दिया है तो उसको हम कंसर्न्ड लायबिलिटी के आइटम से लेस कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। और ठीक इसी प्रकार से कुछ कैपिटल नेचर की रसीट्स होती हैं, जैसे बिल्डिंग फंड के बारे में कोई भी अमाउंट रिसीव किया गया है तो ये कैपिटल रसीट्स की आइटम हुई, तो इसलिए इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में बिल्डिंग फंड के अंतर्गत जोड़कर जो है दिखाया जाता है। और ठीक इसी प्रकार से जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हैं या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, उन सबको हम लायबिलिटीज साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट की आइटम होती है उसको भी हम लायबिलिटीज साइड में ही दिखाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के संबंध में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यदि सरप्लस शो करता है तो इस सरप्लस को हम कैपिटल फंड में लायबिलिटीज साइड में ऐड करके दिखाते हैं। और यदि डेफिसिट का अमाउंट है तो उसे हम कैपिटल फंड से लेस करके, डिडक्ट करके वहां पर हम दिखाते हैं। सामान्यतः क्वेश्चंस में आप देखते हैं कि ओपनिंग कैपिटल फंड वहां पर नहीं दिया होता है, इसलिए हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके ओपनिंग कैपिटल फंड की राशि की गणना करनी चाहिए। तो ये थी कुछ बातें एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग
ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसके संबंध में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जब हमारे पास पेपर चेक होने के लिए आते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने, मैं कहता हूँ कि 99% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एसेट्स की ग्रुपिंग के बारे में, मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में वो जानकारी रखते हुए भी जब वो बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो ये इसीलिए वीडियो यहाँ पर मुख्य रूप से बनाया गया है। ग्रुपिंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि सेम नेचर की जो आइटम्स हैं उनको हम एक ग्रुप में लिखते होते हैं। जैसे करंट एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं, तो ग्रुप्स उनके हम अलग अलग बनाकर रखते हैं। ऐसी करंट लायबिलिटीज में आइटम्स जो आती हैं, करंट लायबिलिटीज से संबंधित आइटम सारी वहां पर आती हैं। और फिक्स लायबिलिटीज हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, उनमें जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से संबंधित आइटम्स आती हैं। तो ग्रुपिंग का हमने ध्यान रखना है। और ठीक इस प्रकार से जो मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि एक सर्टेन लॉजिकल ऑर्डर में हमने एसेट्स और लायबिलिटीज को लिखना होता है। उसी ऑर्डर को हम जो है मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बैलेंस शीट से हमें जल्दी से इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके। मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 ऑर्डर दिए गए हैं। एक है लिक्विडिटी ऑर्डर और दूसरा है परमानेंस ऑर्डर। तो जो लिक्विडिटी ऑर्डर है, इसमें हमने मुख्य रूप से ये ध्यान रखना होता है कि उन आइटम्स को हम सबसे पहले लिखें जिनको आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। जिन एसेट्स में पेमेंट करने की ताकत ज्यादा होती है उन एसेट्स को हम पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल द एसेट्स which can be easily converted into cash are shown in the balance sheet. For example, cash and bank balance. तो कैश में पेमेंट करने की ताकत सबसे ज्यादा होती है, इसलिए कैश की आइटम को सबसे पहले लिखा गया है। उसके बाद बैंक बैलेंस की बात आती है। ठीक इसी प्रकार से लायबिलिटीज साइड में हम उन लायबिलिटीज को सबसे पहले लिखेंगे जिनका भुगतान हमने सबसे पहले करना है। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट की आइटम है, उसकी पेमेंट हमने सबसे पहले करनी है, तो सबसे पहले नंबर पर वो आइटम यहाँ पर लिखी जाती है। सामान्यतः जो सोल ट्रेडर्स हैं या पार्टनरशिप फर्म्स हैं, वो अपनी बैलेंस शीट लिक्विडिटी ऑर्डर में ही तैयार करती हैं। लिक्विडिटी ऑर्डर के अनुसार बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें आप देखें कि सबसे पहले एसेट साइड में करंट एसेट्स को लिखा गया है, उसके बाद जो हमारी फिक्स एसेट्स हैं उनको लिखा गया है। तो ये जो ग्रुप्स बनाए गए हैं इनको हम ग्रुपिंग के नाम से जानते हैं। तो करंट एसेट्स में सबसे पहले कैश इन हैंड लिखा गया है। कैश में पेमेंट करने की ताकत वो सबसे ज्यादा होती है, मोस्ट लिक्विड एसेट ये है। उसके बाद कैश एट बैंक को यहाँ पर लिखा गया है, फिर बिल्स रिसीवेबल को यहाँ पर लिखा गया है, फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पर लिखा गया है, फिर सन्ड्री डेटर्स को यहाँ लिखा गया है, फिर क्लोजिंग स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस भी हम इनको कह सकते हैं, तो इनको लिखा गया है। और फिर अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम कहिए, उसको लिखा गया है। इनके उपार्जित आय, इस फॉर्मेट को हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर रखा गया है। तो कुछ हिंदी के स्टूडेंट्स हमारे हैं, तो इसलिए हिंदी की आइटम्स भी साथ में यहाँ पर लिखी गई है, ताकि बाद में भी आपने जब भी लिक्विडिटी ऑर्डर देखना है, परफॉर्मेंस ऑर्डर देखना है, तो आसानी से आप इसे देख सकते हैं। तो ये करंट एसेट्स की आइटम हमने यहाँ पर इस ऑर्डर में लिखनी होती है। तो इसलिए आप जब भी बैलेंस शीट बनाएं, सबसे पहले आप रफली आइटम्स को नोट कर लें कि कौन सी आइटम पहले लिखनी है, कौन सी आइटम आपने बाद में लिखनी है। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए फिक्स एसेट्स में, इनके स्थायी संपत्तियों में इसी नियम को हमने ध्यान में रखना है। जैसे फर्नीचर को हमने पहले लिखा है, फिर लूज टूल्स की बारी आती है, फिर मोटर व्हीकल्स को लिखा है, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को लिखा है, फिर प्लांट एंड मशीनरी को लिखा है, फिर लैंड एंड बिल्डिंग को लिखा है, और फिर पेटेंट्स गुडविल कोई है तो उनको हम ऐसे लिखते हैं। तो गुडविल की आइटम सबसे लास्ट में यहाँ पर लिखी गई है। ये जो बैलेंस शीट आप देख रहे हैं, ये बैलेंस शीट एक ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन के लिए, इनके ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इसी प्रकार से बनती है, और नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी इसी प्रकार से ये बनाई जाती है। और अब हम लायबिलिटीज साइड में यहाँ पर देख रहे हैं कि करंट लायबिलिटीज को पहले यहाँ पर लिखा गया है, और जो फिक्स्ड लायबिलिटीज हैं उनको बाद में लिखा गया है। तो इसमें सबसे पहली आइटम आप देख रहे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट की आइटम यहाँ पर है, बैंक अधिविकर्ष। तो सबसे पहले पेमेंट बैंक की हमने करनी होती है, इसीलिए सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट की आइटम यहाँ पर लिखी गई है। दूसरी आइटम यहाँ पर देख रहे हैं आप, बिल्स पेबल की है, सन्ड्री क्रेडिटर्स की आइटम फिर उसके बाद लिखी गई है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई है तो वो यहाँ पर आएगा।
इसी प्रकार से इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कोई है, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस की आइटम वहां पर मिलती है, तो उसको हमने यहाँ पर लिखना होता है। ठीक इसी प्रकार से अनअर्न्ड इनकम की आइटम हो सकती है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या कहिए कि अनअर्न्ड इनकम, एक ही बात है। फिर जो है फिक्स लायबिलिटीज यहाँ पर आप देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोन कोई है, दीर्घकालीन ऋण कोई लिया हुआ है तो उसको यहाँ पर हम लिखते हैं। रिजर्व्स कोई हैं, क्योंकि रिजर्व्स हैं वो कैपिटल जैसे होते हैं इसलिए कैपिटल के पास ही यहाँ पर ये लिखे गए हैं। और फिर कैपिटल की बात आती है तो कैपिटल यहाँ पर लिखा हुआ आप देख रहे हैं। तो ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस में कैपिटल शब्द लिखते हैं हम, लेकिन नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसमें यहाँ पर कैपिटल फंड आएगा, ये आपने विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ ऐड नेट प्रॉफिट किया हुआ है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में यहाँ पर हम करेंगे ऐड सरप्लस, तो सरप्लस लिखते हैं हम, नेट प्रॉफिट को क्या लिखेंगे, सरप्लस। तो ये आपने विशेष तौर से ध्यान रखना है। और फिर आगे आप देख रहे हैं कि ड्रॉइंग्स को लेस किया गया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को लेस किया गया है, इस तरह की आइटम्स यहाँ पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं होती हैं। तो इस तरह की बातों का आपने विशेष तौर से ध्यान रखना है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि बैलेंस शीट एज ऑन या फिर लिखिए एज एट, इनके किसी एक पर्टिकुलर डेट को ये बैलेंस शीट जो है बनाई जाती है, इसीलिए इसके हेडिंग में एज ऑन या एज एट का प्रयोग किया जाता है। बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है, इसलिए इसे पोजीशन स्टेटमेंट के नाम से भी हम जानते हैं कि विशेष तिथि को, डेट को, कि बिजनेस की जो पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है, तो बैलेंस शीट के माध्यम से आसानी से हम जान सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल जो करते हैं हम, ग्रैंड टोटल जो होता है वो टोटल दोनों साइड का इक्वल रहता है, इस बात का विशेष तौर से आपने ध्यान रखना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप देख रहे हैं, ये लिक्विडिटी ऑर्डर में है, और इसके ठीक विपरीत इस ऑर्डर को हम कर दें तो वो ऑर्डर हमारा हो जाएगा परमानेंस ऑर्डर, यानी कि परमानेंस ऑर्डर में जो सबसे ज्यादा फिक्स एसेट है दैट कैन नॉट बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। जैसे गुडविल को हम सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद पेटेंट्स को लिखेंगे, फिर लैंड एंड बिल्डिंग को लिखेंगे। इनके ये ऑर्डर है जो लिक्विडिटी ऑर्डर, वो रिवर्स हो जाता है, तो उसको हम परमानेंस ऑर्डर के नाम से जानते हैं। और ठीक इसी प्रकार से लायबिलिटीज के बारे में किया जाता है, जो सबसे ज्यादा फिक्स नेचर की लायबिलिटी है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। जैसे हम कैपिटल फंड को सबसे पहले लिखेंगे, रिजर्व्स हैं उनको लिखेंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं फिर उनको लिखेंगे, और बिल्कुल लास्ट में इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट की आइटम आती है, बैंक अधिविकर्ष की आइटम है, वो सबसे लास्ट में आती है। तो कंपनीज के केस में एक प्रेस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा होता है, वो नॉर्मली परमानेंस ऑर्डर में ही होता है, तो वहां पर हम इस ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज ऑन 31 मार्च 2021, नेम ऑफ अकाउंट, और ये अमाउंट्स लिखे हुए हैं। फर्नीचर है 25,000, कैश इन हैंड है 50,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं 20,000, कैपिटल फंड है 2,20,000, सरप्लस यहाँ पर दिया है 30,000, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 50,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹5,000, कार 80,000, लैंड एंड बिल्डिंग ₹1,35,000, स्टॉक ऑफ मेडिसिन ₹35,000, और इक्विपमेंट का अमाउंट लिखा है ₹10,000। तो इस क्वेश्चन में कहीं पर ये नहीं लिखा है कि आपने बैलेंस शीट को परमानेंस ऑर्डर में बनाना है या फिर लिक्विडिटी ऑर्डर में बनाना है। ये आपने खुद ही तय करना होता है कि हम इसे लिक्विडिटी ऑर्डर में बनाएंगे, और सभी आइटम्स को आपने देख लेना, समझ लेना है कि कौन सी आइटम पहले आएगी, कौन सी आइटम बाद में आएगी। तो इसलिए आप रफली इन आइटम्स को लिखकर एक बार देख लें और फिर जो है आप बैलेंस शीट में इन आइटम्स को लिखें। तो एसेट साइड में जो आइटम्स हम लिखेंगे उसमें सबसे पहले कैश इन हैंड को लिखेंगे, उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को लिखेंगे, फिर स्टॉक ऑफ मेडिसिन को लिखेंगे, फिर फर्नीचर को लिखेंगे, फिर इक्विपमेंट को लिखेंगे, फिर जो है कार की बारी आएगी, और फिर लास्ट में लैंड एंड बिल्डिंग को लिखा जाएगा। तो इस तरह से ऑर्डर आप पहले से निश्चित कर लें और इसी ऑर्डर में आप बैलेंस शीट में एसेट साइड में इन आइटम्स को लिखें। ठीक इसी प्रकार से लायबिलिटीज साइड में हम जो लिखेंगे, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी को लिखेंगे, फिर डोनेशन फॉर बिल्डिंग को लिखेंगे, फिर कैपिटल फंड लिखेंगे और उसमें सरप्लस को ऐड करके दिखाएंगे। तो इसे हम लिक्विडिटी ऑर्डर बोलेंगे और इसी ऑर्डर में आपने इसको तैयार करना है। तो देखिए सॉल्यूशन आपके सामने है और ये सभी आइटम्स हमने लिक्विडिटी ऑर्डर में लिखी हैं। कैश इन हैंड को सबसे पहले लिखा है क्योंकि कैश में
पेमेंट करने की जो ताकत होती है वो सबसे ज्यादा होती है। मोस्ट लिक्विड एसेट है कैश, इसलिए सबसे पहले इसको लिखा गया है। फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको आसानी से बेचा जा सकता है और उनकी सहायता से पेमेंट की जा सकती है। फिर स्टॉक को लिखा है। तो सभी आइटम्स को ऐसे आपने इसमें लिखना है। और ठीक इसी प्रकार से लायबिलिटी साइड में भी आउटस्टैंडिंग सैलरी को पहले हमने लिखा है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग को फिर लिखा है, फिर कैपिटल फंड को, सरप्लस को ऐड किया। तो इसी प्रकार से आइटम्स को हमने लिखना है और फिर उनका टोटल करना है दोनों साइड का। और टोटल आपका जो है ये बराबर आना चाहिए, इक्वल टोटल होना चाहिए दोनों साइड का। और ठीक इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन आपने अपने रजिस्टर में सोल्व करना है और इसे आप लिक्विडिटी ऑर्डर में तैयार करेंगे। अगर कोई आइटम आपको समझ में नहीं आती है कि उसको कहाँ पर लिखें, तो इसी वीडियो में आप लिक्विडिटी ऑर्डर की स्लाइड पर जाकर के उस आइटम को कंफर्म कर सकते हैं। और क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज ऑन 31 मार्च 2021। कैश इन हैंड ₹10,000, कैश एट बैंक ₹30,000, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ₹35,000, stock of sports equipment ₹20,000, furniture ₹15,000, donation for school building ₹1 lakh, outstanding expenses ₹10,000, advance subscription for the year 21-22 ₹5,000, capital fund ₹1,65,000, deficit ₹15,000, motor vehicle ₹55,000 and land and building ₹1 lakh। तो इन आइटम्स की सहायता से आसानी से आप बैलेंस शीट तैयार कर सकते हैं। इसका आंसर भी यहाँ पर दिया गया है, आंसर का आप मिलान कर लें। और बैलेंस शीट के संबंध में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, प्रिपेयर ए बैलेंस शीट ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ इमेजिनरी फिगर्स। इस तरह के क्वेश्चन आजकल देखने को मिलते हैं, क्योंकि इमेजिनरी फिगर्स की सहायता से आपने बैलेंस शीट बनानी है। और एग्जाम में जब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो हर स्टूडेंट अपने इमेजिनरी फिगर्स अलग से लेता है और अलग से अपनी बैलेंस शीट बनाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने रखनी है। और एक क्वेश्चन आप जो है इमेजिनरी फिगर्स की सहायता से अपने रजिस्टर में जरूर तैयार करें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल पर आपको करियर संबंधी वीडियोस देखने को मिलेंगे, मोटिवेशन से संबंधित वीडियोस मिलेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के वीडियो यहाँ पर मिलेंगे और कुछ ग्रेट पर्सनालिटीज जैसे कि भगत सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी, ज्योतिबा फुले, इस तरह के वीडियोस भी आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन प्रदान करेंगे। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब से संबंधित, एग्जाम से संबंधित इंफॉर्मेशन भी हम टाइम टू टाइम इस चैनल के ऊपर पोस्ट करते रहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें, ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। बाय।